कोटि कोटि नमन करते हुए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित दुग्धेश्वर नाथ पीठ के श्री महंत स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुनील शर्मा जी, असीम अरुण जी, कपिल देव अग्रवाल जी, नरेंद्र कश्यप जी, आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय विधायक श्री अतुल गर्ग जी, अजीत पाल त्यागी जी, नंद किशोर गुर्जर जी, धर्मेश तोमर जी, एमएलसी दिनेश गोयल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानगर के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान जी, नरेश तोमर जी, अजय शर्मा जी, विजय शुक्ला जी और समाज का ये सभी नेतृत्व वर्ग जो अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग सेक्टर को प्रतिनिधित्व करता है, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आज प्रातः काल से ही चला हूं। गोरखपुर से आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से मेरठ और मेरठ से अब गाजियाबाद में आया हूं और मुझे अच्छा लगा आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया। पिछले लगभग 2 घंटे से आप सब अपनी व्यस्तता में से समय निकाल करके आज यहां पर आए हैं, लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सचमुच आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने आज के लिए जो समय निकाला है, ऐसा ही समय मतदान के दिन भी निकालना है और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। न केवल निकालना है बल्कि औरों को प्रेरित भी करना है, क्योंकि लोकतंत्र के प्रति हमारी ये सबसे बड़ी निष्ठा होगी और लोकतंत्र के प्रति हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण भी होगा। आपका ये वोट कितना कीमती हो सकता है, ये आपने कल और परसों महसूस किया होगा। हमें से जितने लोग हैं ना, वे बचपन में और बचपन से इस गाने को सुनते रहे होंगे। होली के अवसर पर, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले, सुनते रहे होंगे ना। लेकिन क्या सचमुच पिछले 500 वर्षों से रामलला ने होली खेली थी क्या अवध में? आपके एक वोट ने वो साबित कर दिया कि नहीं, रामलला अपने अवध में होली खेली। आपका एक वोट देश की तकदीर को कैसे बदल सकता है। कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। क्या ये कोई और पार्टी कर पाती? ये केवल धारा 370 नहीं हटी, देश के अंदर उग्रवाद और आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील थी। प्रहार है ये उस पर। भारत के अंदर अब आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, एक संदेश भी है। अब कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर कोई पत्थरबाजी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बहारें अब जम्मू कश्मीर के अंदर खिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर विशेष भारत का हिस्सा उसी प्रकार से है जैसे देश का कोई अन्य भाग है।
पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद नहीं है। एक वोट ने पूरे पूर्वोत्तर भारत को अपने साथ जोड़ दिया है। आपका एक वोट आपके जीवन में कितना बेहतरी ला सकता है। ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं। हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है ना, ये सब हमेशा इस बात की करता था, जीवन की सुगमता कैसे होनी चाहिए, उसमें सुरक्षा हो, बेहतर वातावरण हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए उस प्रकार के अवसर हो, व्यापार के लिए अनुकूल माहौल हो। क्या सचमुच 2014 के पहले देश के अंदर और 2017 के पहले क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का माहौल था? क्या नहीं था। यही गाजियाबाद है। 1998 से मैं सांसद था। गाजियाबाद आने में हम लोग एक बार हिचकते थे, दो कारणों से। एक, गाजियाबाद अपराध के लिए और दूसरा गाजियाबाद गंदगी के लिए। ये दो के लिए बहुत वैसा था। किस प्रकार की अव्यवस्था थी, और आज गाजियाबाद स्मार्ट सिटी में नंबर बनाता है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का, पुलिस रिफॉर्म का सबसे अच्छा उदाहरण बनता जा रहा है। एक गाजियाबाद की पहचान बन गई। सुरक्षा का बेहतर माहौल। अभी मैं यहां पे रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों का परिचय ले रहा था। यानी वर्षों से जिन लोगों को मकान नहीं मिल पाए थे, आज गाजियाबाद में संभव हो पाया है कि उन बायर्स को बिल्डर समय पे मकान दे रहे हैं और बेहतर तरीके से दे रहे हैं। क्या चेहरे पे चमक है उन लोगों की, जिन लोगों को वर्षों के बाद अपना आवास मिला है। ये केवल बिल्डर की गलती नहीं थी, सरकार की अकर्मण्यता भी थी, जो निर्णय नहीं ले पा रही थी। सरकार ने निर्णय लेना प्रारंभ किया, एक साथ दोनों के साथ संवाद बनवाया। आज परिणाम क्या है? बिल्डर बायर की समस्या का समाधान अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। लाखों लोगों को उसका आवास मिल रहा है। लाखों लोगों का मतलब, लाखों परिवारों का मतलब, लाखों लोग उससे लाभान्वित होंगे। उनका ईज ऑफ लिविंग उनके लिए वही है। एक आवास, सिर ढकने के लिए, अब किराए पे नहीं रहना पड़ेगा, अपने स्वयं के मकान पर रहना पड़ेगा। एक स्वावलंबन का माहौल उसके घर के लिए। यह अवसर कैसे? एक वोट ने बदला है। पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है। दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो कावड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से। पहले कावड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा, कुछ लोगों को कष्ट होगा। हमने कहा कि भी देखो, हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने के लिए आए हैं। और समाज की संतुष्टि यह है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए, और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था, और ये सब चीजें तय थी पहले से। एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा साहब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं। भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा, और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। हमें निकालना है तो निकालना है। कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। लोगों ने कहा करोड़ों लोग आएंगे। मैंने कहा ये तो और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का।
कि हम करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने किया, करके दिखाया। आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा भी शानदार तरीके से चली। कुंभ में 24 करोड़ लोग आए, श्रद्धालु आए, तिनका नहीं हिला। अभी अयोध्या में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कितना शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन चल रहा है। जो जा रहा है नई अयोध्या में अभिभूत तो हो ही रहा होगा ना। अब उसको लग रहा है ना ये अयोध्या है। एक वोट ने ये चेंज लाया है। बहनों और भाइयों, आज वही कहने के लिए मैं आया हूं कि सबसे पहला काम, आप सभी लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज को अपने अपने सेक्टर में नेतृत्व प्रदान करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करके वोट डालने के लिए प्रेरित, स्वयं भी हो और लोगों को करें भी। बहस नहीं, वोट, उसकी कीमत, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना। दूसरा जो चेंज आया है पूरे देश के अंदर, यह एक करिश्माई व्यक्तित्व के कारण, और वह नाम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के कारण दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी। मोदी जी के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हुई। मोदी जी के कारण आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई। मोदी जी के कारण आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड रेल, ये 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी। आप तो देखो हिंडन में भी एयरपोर्ट और जेवर में भी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गाजियाबाद के नजदीकी बन रहा है। हम मेट्रो की कनेक्टिविटी दे रहे हैं वहां पे, रैपिड रेल से और मेट्रो से कनेक्ट कर रहे हैं गाजियाबाद को वहां से। तो आपके तो हर हाथ में लड्डू ही लड्डू है। पहले कोई गाजियाबाद आना नहीं चाहता था, आज कोई गाजियाबाद छोड़ना नहीं चाहता। ये अंतर है। यहां से रोड की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है, और हम गाजियाबाद और मेरठ के बीच से गंगा एक्सप्रेस वे को भी लेकर के जा रहे हैं, जो आपको सीधे प्रयागराज तक जोड़ देगा। मात्र 7 से 8 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी 8 लेन का एक्सप्रेस हाईवे के साथ हम जोड़ देंगे। इतनी बेहतर कनेक्टिविटी, इस रूप में सुरक्षा का इतना वातावरण। पहले बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, और आज लोग कहते हैं कि साहब यूपी में अपराधी सुरक्षित नहीं है। देखो यही अंतर होता है। पहले बेटी अपने मां बाप को, भाई शादी ब्याह के बाद उसको जाना होता है ससुराल में, लेकिन पहले वह ससुराल जाने के पहले ही अपने मां बाप को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती थी, क्योंकि या तो स्कूल नहीं जा पाती, या जाना है तो फिर दूर रिश्तेदार में या हॉस्टल में उसको मां बाप डाल देते थे, क्योंकि हर मां बाप चिंतित रहता था। आज कोई बेटी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख नहीं सकता। और व्यापारी, तो आपने देखा होगा माहौल किस प्रकार का है। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव यूपी में, और एक साथ, तो रिकॉर्ड है। एक दक्षिण भारतीय राज्य के एक वित्त सचिव मेरे पास आए अभी हाल ही में। उन्होंने कहा साहब एक बात बताइए कि जो ये आपका बजट है ये सही है या गलत है। हमने कहा आपको क्या लगता है। कहा साहब पहले तो वहां सोचा जाता था कि साहब यूपी तो कुछ नहीं कर सकता, आप 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट यूपी प्रस्तुत कर रहा है। मैंने कहा आपके यहाँ का कहाँ कितना है। कहा 3.5 लाख। तो मैंने कहा फिर मैं इसीलिए कहता हूं यूपी अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ा बजट यूपी का, देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे बड़ा बजट आज के दिन पे यूपी का है। और सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव, 10.5 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव एक साथ प्रधानमंत्री जी ने अभी 19 फरवरी को शिलान्यास भी किया है। ये बदलता हुआ यूपी है, और ये तभी संभव हो पाया है जब आपके एक वोट सही जगह लगा है। गलत लगता तो कर्फ्यू भी साथ आता,
दंगा भी साथ आता है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा भी साथ आती, यानी उनके लिए असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है। भ्रष्टाचार अलग, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे तो ऐसे ही वे लोग ग्रहण लगा देते। और इसीलिए आज जो माहौल है, इस माहौल को और मजबूत करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनके तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर नौजवान के हाथ को कार्य, व्यापार को फलने फूलने का अवसर प्रदान करना, विकास, सर्वांगीण विकास के सभी आयामों को छू करके भारत दुनिया के अंदर ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित होगा। इस विश्वास के साथ आज भारत कार्य कर रहा है। दुनिया ने मान लिया भारत की ताकत है। देश की, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ हमारा भारत, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व है जो भारत को तो सुरक्षित माहौल दे ही रहा है, दुनिया के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट में किस प्रकार की लीडरशिप होनी चाहिए, मोदी जी से लोग सीख रहे हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है, भारत की तरफ आज लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। कोई भी देश हो, भारत की तरफ देखता है। ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के हम सब साक्षी बन रहे हैं। मैं तो अयोध्या में पहले भी और 22 जनवरी का भी मैं साक्षी हूं, उसके बाद भी मुझे कई बार जाने का अवसर मिला। देश का जो भी श्रद्धालु वहां आता है, कोई पिलर को पकड़ करके भावुक होता है, कोई जमीन पे लोड करके भावुक होता है। पीढ़ियों की तमन्ना एक साथ समाधान के रास्ते पर निकली है। लोग आस्थावान, हर आस्थावान आज प्रफुल्लित है, पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। यह अवसर आपके वोट ने बदली है, और उसी वोट को, जो मोदी जी को दिया गया वोट है, उस वोट की कीमत आप सबको भी एहसास होना चाहिए। और उसी के प्रति एहसास व्यक्त करने के लिए और उसी का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। अभी चुनावी सभाएं प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो केवल एक प्रत्याशी का परिचय भी आपके सामने है। कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है, एक परिचित चेहरा है, और उस परिचित चेहरे को साथ ही एक सामान्य परिचय प्रबुद्धजनों के लिए, और इस बात के लिए कि चुनाव के दौरान अपेक्षा करना कि प्रत्याशी घर घर आ सके बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति को प्रत्याशी स्वयं बनना पड़ेगा। हर प्रबुद्ध जन को स्वयं आगे आकर के इस नेतृत्व को स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर उस अभियान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। गाजियाबाद को हमने बदलते हुए देखा है, और ये अच्छा है। पिछले 10 वर्ष में जनरल वीके सिंह जी के नेतृत्व में एक एक कार्यक्रम को उन्होंने यहां पे आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन परिवर्तन एक व्यवस्था का पार्ट होता है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत श्री अतुल गर्ग जी को, जो वर्तमान में विधायक भी हैं और प्रदेश में पहले मेरे साथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आज उनको प्रत्याशिता के रूप में पार्टी ने यहां पर आपके बीच में उतारा है। और इसीलिए उनके प्रति आप सब इस भाव के साथ कि प्रत्याशी घर घर आज के दिन पर जाए, क्योंकि यहां तो 26 अप्रैल को ही चुनाव होना है। तो 26 अप्रैल का मतलब आज से ठीक 1 महीने के अंदर चुनाव होना है, और ये संभव ही नहीं। मैं मानता हूं, मैं सांसद रहा हूं, और मैं मानता था कि सांसद जब 5 साल चलेगा तब गांव गांव जा पाएगा, और जब वो 50 साल रहेगा तब वह घर घर जा पाएगा। तो घर घर जाना कठिन होता है। हाँ, जब एक बार चुन लिया जाए तो उसके बाद फिर गांव गांव में बुलाइए, कार्यक्रम गांव गांव में करिए, मोहल्ले मोहल्ले में करिए, तो ये तब संभव हो पाता है। और इसीलिए आज केवल इसी बात को लेकर के कि आज देश के अंदर जो चीजें चल रही हैं, हर व्यक्ति, विपक्ष के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। पहला चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में हर व्यक्ति पहले से आसानित है। 18वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के प्रति पहले से ही तय है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट को लेकर के इंडी गठबंधन है,
तो दूसरी तरफ एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ आपके सामने है, देश के सामने है। एक तरफ जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला इंडी गठबंधन है, और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को बिना किसी भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य करने वाला एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में है। मोदी मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ देने वाला। मोदी मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचाने वाला। मोदी मतलब 2.5 करोड़ घरों में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला। मोदी मतलब 60 करोड़ गरीब भारतवासियों को फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने वाला। मोदी मतलब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने वाला। मोदी मतलब देश के अंदर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, समाज के प्रत्येक तबके को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के संकल्पवान शक्ति का नाम नरेंद्र मोदी। और मोदी जी के नेतृत्व में हम इस संकल्प को पूर्ति के माध्यम बने, हम भी इस संकल्प के साथ जुड़े, क्योंकि विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गाजियाबाद, और विकसित गाजियाबाद के लिए एक साथ स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ काम करने वाली टीम, और उस टीम के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री अतुल गर्ग को आपके बीच में उतारा है। मित्रों, आप सबका सानिध्य और सहयोग उन्हें प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको उसे लीड भी करना है, आगे बढ़ करके, बढ़ चढ़ करके काम करना है। चुनाव के बाद आप उनका उपयोग करिए, खूब लेके गांव गांव घूमिए, हर जगह घूमिए, लेकिन चुनाव के दौरान ये अपेक्षा करना कि प्रत्याशी एक एक घर में, एक एक गांव में चला जाए, बहुत कठिन होगा। एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2000 से अधिक बूथ पड़ेंगे। 2000 बूथों पर समय दे पाना, क्योंकि 1 महीने का समय है, कुल 30 दिन का समय, और 30 दिन के समय के अंदर एक एक घर तक टच करना बहुत कठिन होगा, असंभव सा कार्य लगता है। उन स्थितियों में हम सबको सावधान रहना होगा। आज के इस अवसर पर यहां की जिम्मेदारी आप सबके भरोसे छोड़ते हुए मैं विश्वास करता हूं कि आपकी इस एक वोट ने देश की तकदीर को बदला है, देश की आस्था को सम्मान दिया है, देश के नौजवानों की आजीविका को संबल प्रदान किया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है। आपका एक वोट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा। इस विश्वास के साथ आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब जो देश की आवाज है कि फिर एक बार अब की बार इसको प्राप्त करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। एक बार बैठ जाएंगे भैया, सब लोग बैठ जाएंगे। मैं एक बार महाराज